apparent weight of a man in a thylated body. देखिएगा, consider a man of mass and standing on a weighing machine placed in a lift. The actual weight of the man is mg. It acts vertically downwards through the center of gravity g of the man. तो जब भी कभी हम बात करते हैं कि किसी भी मतलब it acts vertically downwards through the center of gravity g of the man, तो हम ये कहते हैं कि किसी भी बॉडी के अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जैसे पूरी की पूरी जो बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पर अगर माना जाए ना कि वो कंसंट्रेट हो रहा है, तो वो सारा का सारा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कंसंट्रेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमको कोई बड़ा सा ब्लॉक उठाना है, तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को किसी कोने में से पकड़कर नहीं उठा सकते, हमको थोड़ा सा उसको बीच में से ही पकड़कर उठाना पड़ेगा, तभी हम कंफर्टेबली उठा पाएंगे। उठा तो लेंगे, कोने में से पकड़कर थोड़ी ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन बैलेंस सही से नहीं बन पाएगा। तो किसी भी चीज़ को अगर उठाना है तो बैलेंस बनाने के लिए उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हमको फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसे ही आप ये देखें, वो WWF की रेसलिंग वगैरह होती है, उसमें एक आदमी दूसरे को उठा देता है, तो वो जब उठाता है तो वो ऐसा नहीं है कि उसके पैर पकड़ के पैर से उठा दिया है ना, हाथ से उठा दिया है ना, नहीं, अगर उठा देता है, दिखा रहे हैं ना, एक हाथ से उठाया तो वो क्या करेगा, जो उसकी लेवल है, जो नाभि है, वो नाभि से उठाता है। तो ये कहते हैं कि पूरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो सारा का सारा यहाँ नेवल पर, नाभि पर कंसंट्रेटेड है। तो ये माना जाता है कि अगर कोई आदमी यहाँ लिफ्ट में खड़ा हुआ है, जैसे 3 डायग्राम बना रखे हैं, तो 3 अलग अलग केसेस देखेंगे। आप ये देखिएगा, मैंने बोला कि ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट में ऐसे ही खड़ा, शक्तिमान देखा है आपने कि नहीं? शक्तिमान ऐसे ही खड़ा होता है। जो इसका बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा ये माना गया कि इसका पूरा जो आदमी है, इसका वेट m है, इसका पूरा का पूरा वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg, वो हर केस में नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा mg। वेट जो है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही एक्ट करता है, तो ये mg हो गया। और उसके बाद ये हो गया r रिएक्शन,
अलग अलग केसेस हैं, 3 अलग अलग डायग्राम्स बना रखे हैं। ये वो वाला केस है सबसे पहले वाला जिसमें लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट का मतलब ये है कि जैसे हम अपनी अगर लिफ्ट की बात करें ना, तो हम जिस लिफ्ट में ट्रैवल करते हैं अपनी सोसाइटी में, तो हम ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो धीरे धीरे लिफ्ट चल रही है और अचानक उसकी स्पीड बढ़ गई, पहुँचने वाला हो 10th फ्लोर पर, बस इस टाइम तो गोली की रफ्तार से जाएगी ये, वो एक्सेलरेशन नहीं होता उसमें। ठीक है, ऐसे ही ऊपर से नीचे जब आ रही है तो ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं तो फ्री फॉल की तरह तो नहीं होता कि चिल्लाते हुए जा रहे हैं कि बस नीचे गए और बस धमाका हो जाएगा नीचे गिरते ही, ऐसा भी नहीं होता। तो हम जब अपनी लिफ्ट में जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड बढ़ती नहीं है, घटती तो नहीं है, कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, अब इतना ज़रूर है कि किसी सोसाइटी की लिफ्ट थोड़ी फास्ट है तो वो फास्ट स्पीड से ही कॉन्स्टेंटली चलती है, और किसी की जुदा कर धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ, मुझे लगता है हमारे यहाँ की थोड़ी धीरे चलती है, थक जाते हैं कि आया नहीं अभी तक 7th फ्लोर, तो 14th वाले तो बोर ही हो जाते हैं। तो खैर अब देखें, ये आप में से कोई इधर गया है बराबर में सोसाइटी देविदास कैंपस, इसकी लिफ्ट फास्ट है। मैंने नोटिस करा है कि यहाँ पर 10वें फ्लोर पर भी बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। लिफ्ट अच्छी है, लिफ्ट अच्छी है। चलिए जी, तो अब जरा फर्स्ट पेज इसमें देखते हैं कि कंसिडर मैन ऑफ मास एम स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन अ लिफ्ट। तो एक आदमी है, उसका मास एम है और वो वेइंग मशीन लेकर ना लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है ना, अपना वजन तोड़ना चाहता है। ठीक है, तो इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ऑफ द मैन। तो जो उसका वेट है वो नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है, द वेइंग मशीन रीड्स द रिएक्शन आर विच इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मैन। सो आर इज़ द अपीयरेंट वेट ऑफ द मैन। आर इज़ द अपीयरेंट वेट ऑफ द मैन। अपीयरेंट वेट ऑफ द मैन का मतलब क्या है कि वो उसका वो वाला वेट है जो अपीयर हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि हम ज़मीन पर खड़े हुए हैं, तो ज़मीन पर खड़े हुए हैं तो हमको ऐसा कभी भी लगता नहीं है कि हम कुछ हल्के हो गए या कुछ उड़ने वाले हैं, ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर हम स्विमिंग पूल में चले गए, ठीक है, और पर्टिकुलरली ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर पानी बस यहीं तक है, ठीक है, ज़्यादा गहरा नहीं है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा तो बचाव की नौबत आ जाती है। तो यहाँ तक है पानी, तो जब अब यहाँ तक पानी है तो हम हल्का सा कोशिश करते हैं कि अपना पैर उठाते हैं, तो हमें बड़ा हल्का सा लगता है। थोड़ी देर हम हवा में भी रहते हैं, फिर धीरे से नीचे आते हैं। तो वो क्या है, हमारा जो वज़न वो तो उतना ही है, लेकिन अपीयर ऐसा हो रहा है कि हमारा वज़न जैसे कम हो गया, जैसे हम कुछ हवा में उड़ गए, कुछ हल्के हो गए। ठीक है, तो अपीयरेंट वेट का मतलब ये है द वेट विच अपीयर्स टू बी, कि हमें लग कितना रहा है हमारा वज़न। तो आगे देखें, when the lift moves upwards with acceleration a as shown figure a। अब ये ना कैलिब्रेशन करा जाता है किसी भी वेइंग मशीन का। आप ये कहेंगे कि नहीं मैं तो वेइंग मशीन लेकर गया, तो आज ही लेकर जाओगे, अगर घर में रखी है तो उसमें रखोगे लिफ्ट में, और फिर लिफ्ट में कहोगे कि नहीं मेरा वज़न तो उतना ही आ रहा है। तो वज़न इसलिए उतना आ रहा है क्योंकि लिफ्ट हमारी कोई भी एक्सेलरेट करती ही नहीं है, सब में एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और जब हम खड़े हुए हैं, जब हम यहाँ पर फ्लोर पर खड़े हुए हैं, तो फ्लोर कौन सा ऊपर और नीचे भाग रहा है, फ्लोर भी तो रुका हुआ है। तो जो रुकी हुई चीज़ की वेलोसिटी भी ज़ीरो। जब वेलोसिटी ज़ीरो तो एक्सेलरेशन तो वैसे ही ज़ीरो। तो वही चीज़ लिफ्ट का है कि लिफ्ट में अगर कांस्टेंट स्पीड है ना, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद और एक चीज़ बताऊँगा बड़ी इंटरेस्टिंग, पता नहीं आप लोगों ने करा होगा या नहीं, मैंने तो नहीं करा। कभी करा वो ऊपर से पैराशूट लगा कर जो कूदते हैं, स्काई डाइविंग, चिल्लाते रहते हैं बहुत देर तक तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको पैराशूट को खोल देते हैं, और जब नहीं खुलता है तो पसीना निकलता है बहुत बुरी तरीके से, कि अब क्या होगा। ऐसा भी हुआ है। चलिए जी, तो when the lift moves upwards with acceleration as shown in figure A, the net upward force on the man is। तो मैन के ऊपर अपवर्ड फोर्स कितनी होती है, हम ये कहेंगे कि भाई जब भी कभी हमारा ना नेट फोर्स निकालने का मन करेगा तो हम एक फंडा याद कर लेंगे, सीधा एक फंडा याद कर लेंगे। एक बड़ा भारी सा ना बॉक्स रखा हुआ है, और उधर से मेरा दोस्त उस पर ना फोर्स लगाता है इधर 5 न्यूटन की, और मैं कुछ ज़्यादा ताकतवर हूँ तो मैं इधर से फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन की, ठीक है। तो इफेक्टिवली मैं अपने दोस्त को भी और अपने बॉक्स को भी दोनों को उधर पुश करता हुआ ले जाऊँगा। कितनी इफेक्टिव फोर्स है, 5 न्यूटन की फोर्स है। क्यों, उसकी 5 न्यूटन फोर्स, मेरी 10 न्यूटन फोर्स, तो दोनों का डिफरेंस 10 - 5, तो 5 न्यूटन की फोर्स से इफेक्टिवली वो बॉक्स और मेरा फ्रेंड दोनों उधर घिसटते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अगर उल्टा हुआ तो मैं घिसटता हुआ चला जाऊँगा,
अगर उसने 10 न्यूटन लगाई, मैंने 5 लगाई, तो कुल मिलाकर हमारी जो इफेक्टिव फोर्स है वो कैसे निकलती है कि कौन सी फोर्स ज़्यादा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि when the lift moves upwards with acceleration a, तो हम ये कहेंगे कि उसका नेट मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ। नेट मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो नेट मूवमेंट ऊपर की तरफ कब हो रहा होगा, जब ऊपर लगने वाली फोर्स नीचे खींचने वाली फोर्स से ज़्यादा होगी। कोई भी बॉक्स उस तरफ कब मूव करेगा, जब उधर लगने वाली फोर्स वापस इस तरफ लगने वाली फोर्स से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आर है ये एम जी से ज़्यादा होगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, आर माइनस एम जी। ये समझ गए? क्योंकि लिफ्ट कहाँ जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूँ ज़मीन पर खड़े हुए। ज़मीन पर खड़े होने का मतलब क्या है कि हमारा वेट तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है एम जी, और जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हम खड़े हुए क्यों हैं, क्योंकि हमारे बॉडी पर, हमारे पैरों पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी काम कर रहा है। ग्राउंड से मेरे को एक रिएक्शन मिल रहा है, ग्राउंड से मिला फर्स्ट फ्लोर को, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर को, सेकंड से थर्ड, आते आते 7वें फ्लोर तक रिएक्शन आ गया, और वो 7वें फ्लोर तक रिएक्शन आया वो मेरे पैरों पर भी मिल गया। ठीक है, तो जब वो पैरों पर मिला वो रिएक्शन, तो हम खड़े हो पा रहे हैं। अगर नॉर्मल रिएक्शन ना हो तो हमारा वेट ही हमको पाताल तक पहुँचा देगा कि चल बेटा नीचे से, तेरे को तो नीचे जाना चाहिए, ऊपर कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी ज़्यादा हो जाए तो हम उसी मोशन, उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आर है ये एम जी से ज़्यादा होगा, तभी लिफ्ट ऊपर जा रही है। ऊपर जब जा रही है लिफ्ट, जब ऊपर लिफ्ट जा रही है तो ये आर ज़्यादा हुआ कैसे, कोई मोटर लगा रखी है इसको, कोई मोटर लगा रखी है, कोई मशीन लगा रखी है, वही खींच रही है इसको। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो कितना है, ए है। ठीक है, तो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसलिए वो इंसान मास इनटू एक्सेलरेशन, ये उस पर फोर्स लगती है। तो ये फोर्स हमें कैसे लगी, हमें मालूम है कि इंसान का वजन कितना था, एम था। ठीक है, और नेट एक्सेलरेशन कितना है, ए। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स। और इसको देखकर, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि जिसमें हम उस बॉडी पर कितनी फोर्सेज लग रही है हमको देख पा रहे हैं। तो कॉमन सी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अच्छा जी, हम सबसे पहले हमने ये लिखा, यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखिएगा, पेज नंबर 22 पर लिखा हुआ है द वेइंग मशीन रीड्स द रिएक्शन आर विच इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मैन। तो जो वेइंग मशीन है वो रिएक्शन आर को ही रीड करती है। तो मुझे आर निकालना है, अब जरा बताना आर कितना आ रहा है इस केस में, एम जी प्लस एम ए। ये हमारा फर्स्ट केस था। तो सर इसमें m कॉमन ले लेंगे और g प्लस ए ले जाएगा। अरे वो तो ले लेंगे, लेकिन एक बात तो बताओ, इससे नतीजा क्या निकल रहा है, क्या पता चल रहा है जैसे मैं बता कैसे ऊपर, वही बताओ। आर क्या करता है, ये रिएक्शन मेरे को क्या बताता है कि हमारा वजन कितना है ना। और लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ ना स्पीड से बढ़ती जा रही है, मतलब स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेट अगर वो कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि उस केस में आर आ रहा है एम जी प्लस एम ए। अगर हम चुपचाप खड़े हुए हैं तो आर विल बी इक्वल टू एम जी। ठीक है, जैसा हम नॉर्मली जब अपना वजन तोलते हैं हम क्या करते हैं, ज़मीन हिलती डुलती नहीं है, ज़मीन स्टेबल है, हम भी स्टेबल है, वेइंग मशीन भी स्टेबल है, तो चुपचाप खड़े हो जाए उसके ऊपर, तो जो वज़न आता है वो रिएक्शन आता है। ग्राउंड जो रिएक्शन लगा रहा है वो वजन आता है। तो आर इज इक्वल टू एम जी आता है। यहाँ तो थोड़ा सा बढ़ गया, एम जी प्लस एम ए। इसका मतलब अगर ऊपर जाती हुई लिफ्ट में जो कि एक्सेलरेट कर रही है उसमें अपना वजन तोड़ेंगे तो वजन थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आएगा। समझ गए भाई, एम जी में कुछ ऐड हुआ है ना, तो वजन थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आएगा। अब आगे देखें, सो व्हेन अ लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड्स द अपीयरेंट वेट ऑफ द मैन इनसाइड इट इंक्रीजेस। अपीयरेंट वेट एक्चुअल में बढ़ा नहीं है, अपीयर कर रहा है। सेकंड देखिए, व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए, समझ गए होंगे। तो इसमें तो हाँ, कम करेगा। तो जिसको राइटिंग नहीं करनी है और चाहता है कि थोड़ा वजन मेरा कम दिखाई दे, वो क्या करे, वो नीचे गिरती हुई लिफ्ट में वो अपना वजन चेक कर रहे हैं। तो एज शोड इन फिगर बी द नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मैन इज। अच्छा, फिगर बी में अगर हम देखें तो अब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है। हम यहाँ पर सेकंड में देखेंगे, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे की तरफ कब जाएगी, जब ये एम जी जो है ये आर से ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो नीचे की तरफ जा रही है। तो एम जी माइनस आर,
जी माइनस आर इज इक्वल टू, वजन से याद आया, ये एक पहले ना जी न्यूज़ पर एक न्यूज़ एंकर आता था, सुधीर चौधरी, सुना है कभी? हाँ, ब्लैक एंड वाइट उसके प्रोग्राम का नाम है। उसकी 9 मिनट की एक 9 सेकंड की या शायद 19 सेकंड की एक वीडियो आई हुई है, उसको देखकर मज़ा आ गया। उसमें उसने यही बता रखा है कि आजकल लोग क्या करते हैं, पहले खूब खाते हैं, फिर वज़न बढ़ जाता है, फिर वज़न घटाने के लिए बड़े बड़े, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करता है, वज़न घटाने के लिए महंगे महंगे डाइटिशियंस को कॉन्टैक्ट करते हैं और उन डाइटिशियंस से भी ये कहते हैं कि मैं सब कुछ खाता रहूँ, बस मेरा वज़न कम होता चला जाए। तो उसने इतने बढ़िया तरीके से बताया था कि मैं सो रहा था और सोते हुए उठा, मैंने देखा एक वीडियो आई हुई थी, वो देखा, उसको नींद में भी हंसी आने लगी मेरे को, बहुत देर में नींद आई, इतना बढ़िया 19 सेकंड का। कई लोग बनाते हैं ना कि थी तो उसकी बड़ी वीडियो, उसमें से छोटा सा क्लिप निकाल लिया और उसमें से बनाया, उसको देख कर बड़ा मज़ा आया। और फैक्ट भी यही है, उसने बोला उसमें कि लोग खाते हैं और खाते ही चले जाते हैं, कुछ ऐसे ही बोल रहा था वो। और ये नज़ारा देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, जो हमारा VVIP के पीछे वाला गेट है ना, उस पर रात को 9-10 बजे के बाद वो नज़ारा देखने के लिए मिलता है। लोग बहुत बुरी तरीके से खाते ही रहते हैं पीछे, और कई तो ऐसे, मैंने ऐसा नोटिस भी करा, 10-10, 11-11 बजे तक लगे ही रहते हैं। चल भी गोलगप्पे खा लिए, चल भी टिक्की खा ले, चल कुछ और, मतलब सब। चलिए R इज इक्वल टू माइनस आर है, इसको इधर ले जाओ, इसको हो गया एम जी, हो गया माइनस एम ए इज इक्वल टू आर। अब ये जो R है, R क्या हो जाएगा, और इतना लिख रहा हूँ बस, एम जी माइनस एम ए। जब नॉर्मली जो वजन होता है तो ये होता है ना एम जी, अब उसमें से एम ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो हमारा वजन थोड़ा घटा हुआ नजर आएगा, अपीयर करेगा। एंड द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, डाउनवर्ड और अपवर्ड। व्हेन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन a 0 के बराबर होगा, when lift is moving upward or downward with uniform velocity. यानी कि a is equal to 0, उसमें आता है मान लीजिए ऊपर जा रही है R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यही होगा। अगर ऊपर जा रही है तो, नीचे जा रही है तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू 0 हो जाएगा। ये वाला केस कब है, वो अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएगा, तो एम इंटू 0 इज 0, R इज इक्वल टू एम जी हो गया। और अगर डाउनवर्ड देखें तो डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम इंटू 0। ये कौन सा केस हो गया, ये डाउनवर्ड वाला केस हो गया, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया, तो एम जी इज इक्वल टू आर। इस केस में भी हमारा जो रिएक्शन है वो एम जी के इक्वल है, यानी कि जो वेट है वो एक्चुअल वेट ही है। तो इसका मतलब अगर हम अपनी लिफ्ट में देखेंगे तो अपनी लिफ्ट में हम ये एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते, जो हमारा एक्चुअल वजन है वही है। थोड़ा बहुत हिल डुल सकता है क्योंकि लिफ्ट थोड़ी बहुत हिलती है, लेकिन वो लगभग उतना ही होता है, ठीक है जी। फोर्थ देख लीजिए, हाँ एक्चुअल वेट है। फोर्थ वाला सुनो, फोर्थ वाला थोड़ा खतरनाक केस है। खतरनाक केस ये है कि हम लिफ्ट में जा रहे हैं और भगवान ने तरफ कभी ऐसा हो कि उसका केबल टूट जाए, ठीक है। ये पता है ना, केबल टूटता है तो क्या करना है, लेट जाना है, बस लेट जाओ, ठीक है। उसमें कुछ कारस्तानी नहीं करते, और पता चल जाता है केबल टूटती है कि वो बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी वो। तो ऐसे में कई लोग ना उल्टी सीधी हरकतें करके कूदने लगते हैं लिफ्ट के अंदर, कि कूदेंगे तो लिफ्ट तो नीचे गिर जाएगी, है ना, और मैं हवा में रहूँगा तो मैं तो कूद जाऊँगा, है ना, और मैं तो सुपरमैन हूँ, मुझे तो कुछ होगा नहीं।
अरे भाई तो कूदेगा तो जब मतलब कूदने के बाद हवा में थोड़ी अटकेगा, नीचे गिरेगा तो सही ना। तो उसमें लेटने में फ़ायदा रहता है, लेटने में चोट कम से कम लगेगी, झटका तब भी लगेगा लेकिन कम से कम लगेगा। तो खैर वापस आ जाइए। When the lift falls freely, if the supporting cable of the lift breaks, the lift falls freely under gravity। अगर केबल टूट गई तो लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, देन A इज इक्वल टू जी। तो जो एक्सेलरेशन है, ये वाला जो एक्सेलरेशन है जो नीचे आ रहा है, ये जी के ही इक्वल हो जाएगा। सो द नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मैन इज R माइनस जी इज इक्वल टू एम जी। मतलब लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, जब वो फ्रीली फॉल कर रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो गया? एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। अब तो ग्रेविटी ही उसको नीचे खींच रही है ना, तो इसलिए ए की जगह भी एम जी आ गया। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे आर माइनस एम जी तो नीचे लगेगा ही, नीचे आ रही है। नेट डाउनवर्ड फोर्स एम जी माइनस आर, डाउनवर्ड फोर्स की बात कर रहे हैं ना, एम जी माइनस आर। लिफ्ट नीचे गिर रही है तो नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा, वो आर माइनस एम जी कर रहा था तो वो अपवर्ड फोर्स आ गया। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा? नीचे वाला फोर्स एम जी माइनस आर। के ही इक्वल होगा, एम जी से एम जी कट गया, आर इज इक्वल टू जीरो। आर इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि ऐसे केस में अगर वेइंग मशीन रखी हुई है तो हमारा वजन कितना दिखाएगी? जीरो दिखाएगी। ठीक है, जीरो दिखाएगी क्योंकि लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है। ठीक है, और hence a person develops a feeling of weightlessness when he falls freely under gravity। जब फ्रीली अंडर ग्रेविटी कोई इंसान गिरता है तो he develops a feeling of वेटलेसनेस। ठीक है, तो ये वही वाली चीज़ है जो वो लोग स्काई डाइविंग करते हैं, तो स्काई डाइविंग करते टाइम उनको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर वजन है। क्यों? बिकॉज दे आर फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी ही एक्ट कर रही है ना। और जब थोड़ा नज़दीक आने लगते हैं ग्राउंड के, तब थोड़ा सा लगने लगता है कि नहीं भाई हम कुछ है हमारे अंदर वजन। शुरुआत में लगता है कि कुछ नहीं है, तो तब तो हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है उसके लिए। हिमाचल में हुआ था, फिर कुछ एक्सीडेंट्स हो गए तो अब बंद हो गए, हम नहीं कर रहे। ग्लाइडर से तो करवा देते हैं, अब वो नहीं चलता, स्काई डाइविंग नहीं चलता। उसके लिए बड़ा एरिया चाहिए पूरा, वो इंडिया में है ही नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये पढ़ा है, याद है 9th क्लास में करा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना। ये वही वाला रूल है, और इस वाले रूल को प्रूव करके दिखाएंगे हम लोग। 1 मिनट वेट करिए, वो सब आ रहा है। बेडशीट जैसी है ना, भेजना मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत ऑफ क्वेश्चन का तो करके वर्क एनर्जी में और भी कोशिश करता हूँ।
नहीं आ रहा, लॉज ऑफ मोशन तक आ रहा है, बस तो फिर तो करो। वो चलो कोई बात नहीं, सर इसमें कुछ पैटर्न इसमें तो नहीं है। सर आप ये पढ़ा रहे हो और स्कूल में जो आपने आगे आगे को चल रहा है ये स्टैटिक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शंस वगैरह। हाँ तो मैं अभी आ रहा हूँ उसको भी पहुँचता हूँ, सर तो यहाँ मतलब प्रॉब्लम आधा आधा से कोई हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें ये होता है when no external force acts on a system of several interacting particles, the total linear momentum of the system is conserved. The total linear momentum is the vector sum of the linear momenta of all the particles of the system. तो ऐसा होता है कि जब किसी भी तरीके की कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करती, तो हम ये कहते हैं कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का, अब सिस्टम में क्या है कि कोई 2 पार्टिकल्स हो सकते हैं या 10 पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो उनका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व है। कंजर्व का मतलब ये है कि शुरुआत में जो मोमेंटम था, मोमेंटम कैसे निकलता है, मास इनटू वेलोसिटी करके, और जो बाद में मोमेंटम था वो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब इसका डेरिवेशन देख लीजिए। डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन देखिए। कंसिडर an isolated system, a system on which no external force acts of n particles. Suppose the n particles have masses m1, m2, m3 till mm. तो हमारे पास n particles हैं, और इनके masses कितने हैं, m1, m2, m3 और mm। अच्छा, एंड दे आर मूविंग विद वेलोसिटीज, और ये किस किस वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, डॉट टिल vn वेक्टर, ये इनकी वेलोसिटीज हैं। देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज, तो इस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम को हमने बोल दिया p वेक्टर, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर डॉट टिल mn vn वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब m1 v1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p1 वेक्टर, p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस लास्ट वाला जो मोमेंटम है वो p1 pn वेक्टर हो गया। तो अभी हमने क्या निकाला, हमने टोटल लीनियर मोमेंटम निकाला। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इफ f वेक्टर इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो एज पर न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जो f वेक्टर है इज इक्वल टू dp वेक्टर बाई dt, रेट ऑफ चेंज जब भी किसी का निकालना होता है किसी भी चीज़ का, तो उसके आगे dy dt लगा देते हैं। ठीक है, तो dy dt ऑफ p वेक्टर, तो f वेक्टर इज इक्वल टू dp वेक्टर बाई dt। अच्छा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम,
फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि उस सिस्टम में अपनी खुद की ही जो भी फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रही हैं, उस पर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इंटरनल फोर्स। फॉर एग्जांपल कि हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कार है और दूसरी कार है, वो दोनों कार चल रही है तो उनके अंदर ही इंजन फिटेड है, उनको बाहर से कोई पुश नहीं कर रहा, अंदर ही इंजन फिटेड है, तो वो उनकी इंटरनल फोर्स होगी। ठीक है, वो अलग चीज़ है कि केमिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, पेट्रोल के बर्न होने से वो चल रही है। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती, तो अप्लाई करने वाला फोर्स, अप्लाइड फोर्स वो जीरो है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर dp वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, जो डिफरेंशिएशन हमने देखा था, इसका डिफरेंशियल जीरो के बराबर होता है किसी कांस्टेंट का। ठीक है, तो द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, सो p वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, p वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का मतलब क्या है, उसमें बहुत सारी बॉडीज हो सकती हैं। मान लीजिए 8-10 चेयर्स रखी हुई हैं, तो यही पूरा का पूरा एक सिस्टम कहलाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इनका जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। कंजर्व का मतलब सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो p वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज p1 वेक्टर पेज नंबर 25 पर, दैट इज p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस टोटल वेक्टर pn वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। टोटल लीनियर मोमेंटम तो हमने निकाल लिया, हमें क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना है। कंजर्वेशन मोमेंटम का मतलब है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कंजर्व मतलब सेम रहेगा, है ना। हमने ये dp वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू जीरो लिख दिया, तो किसका डिफरेंशियल जीरो के बराबर होता है, कांस्टेंट का, तो p वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो जो इसका डेरिवेशन होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का, तो उससे कितना ही आइसोलेटेड सिस्टम है। ये ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हम ये कह देंगे कि p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर वेक्टर pn वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। अब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको ये तो हमने सेकंड लॉ से डिराइव करा, इसको ना थर्ड लॉ से भी डिराइव करा जा सकता है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो देखिएगा कैसे कर सकते हैं। कंसिडर टू बॉडीज A and B, consider two bodies A and B of masses m1 and m2 moving in the same direction along a straight line with velocities u1 and u2 respectively. u1 is greater than u2. They collide for time delta t. After collision, let their velocities be v1 and v2. हमने ही माना कि हमारे पास कोई ना दो बॉडीज हैं, Newton's third law. Newton's third law. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से कैसे हमने माना कि हमारे पास कोई दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास m1 है, या एक बॉडी A है, एक बॉडी A है, इसका मास m1 है, और ये वेलोसिटी u1 के साथ ट्रैवल कर रही है। दूसरी बॉडी B है, इसका मास m2 है, और ये u2 वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो अभी तक टक्कर नहीं हुई है उनकी, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। से पहले उसके बाद देखेंगे ड्यूरिंग कोलिजन।
ड्यूरिंग कोलिजन मतलब जस्ट अभी दोनों टकराए हैं और टच करें बस एक दूसरे को, तो इसका जो मास है वो m1, इसका मास m2, और B पर लगने वाला फोर्स जब ये B पर टकरा रहा है इस तरफ, जब ये B पर टकरा रहा है तो B पर फोर्स लगेगा A की वजह से, हम उसको क्या बोलेंगे FBA, फोर्स लगेगा B पर ड्यू टू A, तो FBA उल्टा बोला जाता है। अच्छा, ऐसे ही A पर B लगाएगा फोर्स, फोर्स किस पर लग रहा है A पर, FA, और लगा क्या रहा है B, तो FAB, B जो A पर फोर्स लगाता है मतलब A पर लगने वाला फोर्स B की वजह से, ये FBA B पर लगने वाला फोर्स A की वजह से, ये हो गया। इसको कहेंगे हम ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन उसके बाद आ जाइए आफ्टर कोलिजन। मैंने कहा कि टकराने के बाद A की वेलोसिटी हो गई v1 और जो D है B की वेलोसिटी हो गई v2, और A का मास है m1, B का मास है m2, ये वाला है आफ्टर कोलिजन। सर डायरेक्शन तो वेलोसिटी डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। हाँ, हो सकता है दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है, मैंने v1 और v2 यही डायरेक्शन ले ली है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि नहीं ये तो हो सकता है टकराने के बाद ये उधर चला जाए, तो कोई बात नहीं, v1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, v1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि वो उधर जा रहा है, ठीक है ना। तो हम दोनों को सेम डायरेक्शन लिख सकते हैं। हाँ, उनका डायरेक्शन अपोजिट कैसे हो सकती है कि उसको एक की वैल्यू नेगेटिव ले लो, एक की वैल्यू पॉजिटिव, वो इसके न्यूमेरिकल्स में भी आती है चीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन आता है रिकॉइल ऑफ अ गन वाला, एक गन चला रहे हैं, तो गन पर जब गन चलाते हैं तो उसको जो है वो सेट कर दिया जाता है यहाँ शोल्डर के साथ, नहीं तो अगर गन चलाएंगे तो वो बहुत तेज़ी से, अगर शोल्डर पर आपने ढंग से सेट नहीं करा तो झटका मारेगी, और अगर शोल्डर है ही नहीं पीछे, या शोल्डर से हमने एकदम उसको चला कर और हटा दिया तो वो पीछे जाकर गिरेगी, तो इसका मतलब बुलेट तो जा रही है आगे, ठीक है, और गन जा रही है पीछे, तो गन रिकॉइल करती है, रिकॉइल के अंदर झटका मारती है, झटका दूसरे डायरेक्शन में मारेगी, तो वो हमेशा नेगेटिव में जाता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ देखें ड्यूरिंग कोलिजन द बॉडी A exerts force FBA on body B from Newton's third law the body B also exerts a force FAB on body A। तो कोलिजन जब होगा तो इसमें हमने ये कहा कि जो FAB है, FAB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस FBA वेक्टर, FAB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस FBA वेक्टर, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि A जो B पर फोर्स लगा रहा है और B जो A पर फोर्स लगा रहा है वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। उसके बाद हम आएंगे पेज नंबर 26 पर, इम्पल्स ऑफ FAB। इम्पल्स का रोल बताता हूँ अभी। इम्पल्स होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम भी एक बार होता है ना इम्पल्स, है ना, बस वही चीज़ है। और इम्पल्स निकालते कैसे हैं, फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। इम्पल्स के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो या फिर चेंज इन मोमेंटम निकालो, वो भी इम्पल्स ही होता है। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम तो फोर्स होता है, ठीक है। तो यही तो था कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा टी अपॉन टाइम को डेल्टा टी मान लिया, तो ये तो फोर्स हो गया। और अगर डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया F डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी के इक्वल आ गया। और ये जो F डेल्टा टी है ना, इसी को तो इम्पल्स बोलते हैं J। तो इम्पल्स को फोर्स में टाइम को मल्टीप्लाई कर दो या सिर्फ चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, दोनों ही हमारा इम्पल्स होता है। तो मैं इम्पल्स निकाल रहा हूँ, इम्पल्स ऑफ FAB इज इक्वल टू FAB इंटू डेल्टा टी, इम्पल्स
एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए बी डॉट डेल्टा टी। एफ ए बी डॉट डेल्टा टी, यही ना, एफ इंटू डेल्टा टी। और इसको हम चेंज इन मोमेंटम में लिख सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, फोर्स किसको लग रही है, ए को लग रही है ना, तो क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। तो मोमेंटम में चेंज कैसे निकलता है भाई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम वी वन, एम वन वी वन एक्चुअली, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन। ये हो गया, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ऐसे निकालेंगे इम्पल्स ऑफ एफ बी ए वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, एफ बी ए डॉट डेल्टा टी। इसको क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एम टू वी टू माइनस एम टू। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एफ ए बी फ्रॉम फर्स्ट एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एफ ए बी डेल्टा टी की वैल्यू ये है मेरे पास, और एफ बी ए डेल्टा टी की वैल्यू ये है मेरे पास। वो वैल्यूज डाल देंगे यहाँ पर, एफ ए बी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए डेल्टा टी। अब इसकी वैल्यू एफ ए बी डेल्टा टी की यहाँ से वैल्यू निकालो, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, और माइनस ये क्या हो जाएगा, एम टू वी टू, एम टू यू टू। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप एक्सपेंड कर दो जरा, एम वन वी वन इज इक्वल टू माइनस एम टू वी टू, और माइनस माइनस प्लस एम टू वी टू। इसको इधर ले आओ, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, अच्छा इज इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। तो ये m1 और m2 दो ही तो बॉडीज है इसके अंदर, और m1 का क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम ऑफ m1, फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का, और m2 दूसरी बॉडी है, बॉडी बी, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो ये फाइनल मोमेंटम बॉडी बी का, तो बॉडी ए और बॉडी बी का दोनों का फाइनल मोमेंटम हो गया, यानी कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये हो गया हमारे पास टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन भाई टकराने के बाद ही तो वेलोसिटी उनकी v1 और v2 हुई है ना, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सही है। और ये क्या हो जाएगा, और ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। दो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सेकंड लॉ से पूछ लें, मज़े आ गए, बहुत आसान है। थर्ड लॉ से पूछ लेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। करना दोनों तरीके से, ठीक है जी। आज इतना करते हैं।